solution and colligative property, solution and सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब इसमें जो टॉपिक्स आते हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम सब ड्रॉपर्स हो तो कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ तुम्हें, तो ठीक है। उन टॉपिक पे पहले काम कर लेंगे कि जो आने वाले वीक्स हैं उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का टेस्ट दे सकें, ठीक है ना। टॉपिक जो इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे जो चैप्टर पढ़ाया जाता है मैं वो लिख देता हूँ। पहले तो आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन और उसके टाइप्स क्या हैं ये पढ़ाया जाता है ना। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहले पढ़ेंगे। मैं इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा नहीं, वो अलग बात है, मैं टॉपिक पहले बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर है क्या, एंड वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है सोल्यूशन के लिए। उसमें राउट्स लॉ पढ़ते हैं, उसके टोटल 2 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। एक ऐसा सोल्यूशन के लिए जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और एक ऐसा सोल्यूशन के लिए जिसमें दो लिक्विड को मिक्स किया गया हो, ठीक है जी। उसके बाद आप पढ़ते हो यहाँ पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं। 2 तरह के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर वी टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन, बोलो हमारी बात समझ। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है एजोट्रोप्स आ जाते हैं, है ना, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन से ही बने होते हैं, बोलो हमारी बात समझ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। मेरा ये पैटर्न होता है जो मैं लिख रहा हूँ, है ना। जनरली अगर मुझे पढ़ाते देखोगे किसी भी बैच में तो ये पैटर्न रहता है, पर तुम्हारे बैच में, ठीक है ना, कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला ही टॉपिक तो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बोलो हमारी बात। 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके अंदर। एक होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जानते होंगे आप लोग, डेल्टा टी बी। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप डेल्टा टी एफ बोलते हो। फिर होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई सिंबल से डिनोट करते हैं। और एक होता है अपना RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट में मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को हेनरीज लॉ। अरे बस मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ बिल्कुल लास्ट में, बात समझ आ रही है। इसमें गैस और लिक्विड के मिक्सचर की बात होती है, यहाँ पर सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड की बात होती है। तो ये कुछ टॉपिक है जिससे ये चैप्टर तैयार हुआ है। मैं सीधे इस टॉपिक में, है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के नाम पर, और ख़ास करके बच्चों को ना ढंग से आना चाहिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इनके आपस के इंटर कन्वर्जन कभी गलत नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का बार बार यूज़ होगा आने वाले टॉपिक्स में। तो हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं जी, ठीक है ना। स्टार्टिंग विद वेंट ऑफ फैक्टर, सीधे स्ट्रेट अवे, ठीक है जी। ज़्यादा इसमें पंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका ज़्यादा काम नहीं है इधर। आ रही बात समझ। कोई बच्चा ये सोचे कि यानी वेंट ऑफ फैक्टर मतलब ये सब मुझे नहीं आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं, वो भी पढ़ाया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इन टॉपिक में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाले हैं। तो शुरू करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से। ये टॉपिक क्या है बताइए, एंड ठीक है ना। तुम चेक करते रहना, ठीक है ना, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्या कवर हो रहा है और क्या नहीं कवर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। चलो भाई, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। देखिए, किसी भी सॉल्यूट को जब आप किसी सॉल्यूशन में, ठीक है ना, किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट कर जाएगा या तो एसोसिएट कर जाएगा, या हो सकता है ना तो एसोसिएट कर रहा है ना तो डिसोसिएट कर रहा है। बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो आपने लिया सॉल्यूट, मान लीजिए हमारे पास AB टाइप का कोई पार्टिकल था, मैंने पानी में घोला और ये टूट गया A+ और B- में। इस केस को हम लोग कहते हैं कि डिसोसिएट कर गया। ये क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएशन हो गया इसका। तो डिसोसिएशन में हमेशा क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पहले से बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने इसके 1 मोल लिए थे, तो ये 1 मोल जब पूरी तरह से टूट जाए, हाँ ये मान के चल रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट कर जाता है। ये बात हमारी किसी चैप्टर में हो गई है, कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब मैं तुम्हें कंडक्टिविटी वगैरह का लॉजिक दे रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, और एक सब्सटेंस होता है जिसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो कि 100% डिसोसिएट करेगा, मतलब उसके सोल्यूशन में मैक्सिमम जितने आयंस आने चाहिए थे आ चुके होंगे।
वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जो 100% डिसोसिएट नहीं करता है, पार्शियली आयनाइज करता है, थोड़े बहुत आयनाइज करके थोड़े बहुत आयंस प्रोड्यूस करता है, और कुछ अनडिसोसिएटेड सल्यूट भी रह जाता है। बोलो आ रही बात समझ। और कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सब्सटेंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो ना तो टूटते हैं ना तो जुड़ते हैं। बोलो आ रही बात। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी डिसोसिएट नहीं करता है। ये 3 बात तो आपको पता ही है कि सोल्यूट हमारे इस कैटेगरी के हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लिया मैंने कि 1 मोल लिया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाद में 100% डिसोसिएट कर गया, रह ही नहीं गया, और अल्टीमेटली ये कितने में बदल जाएगा, 1 मोल कटायन और 1 मोल एनायन में बदल जाएगा। बोलो आ रही बात। तो यहाँ पर इनिशियली जो आपने पार्टिकल रखे हैं वो 1 मोल थे, और बाद में जो आपने ऑब्जर्व किए वो 2 मोल हैं। तो डिसोसिएशन में, ड्यूरिंग डिसोसिएशन, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सर जब आप डिसोसिएशन करेंगे किसी भी सॉल्यूट का, तो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने लगेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे जी, बढ़ने लगेंगे। बोलो आ रही बात समझ। मतलब हम कह सकते हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, एन ऑब्जर्व ज़्यादा होगा एन थेरेटिकल से। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स से। ये बात क्लियर है, जल्दी बताएंगे हाँ या नहीं। ठीक है सर, हम ये तो समझ गए। अब ये वैन टर्फ फैक्टर जो है बेसिकली रेशियो होता है कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में कितने थे और थेरेटिकली आपने कितने लिए थे, ये इसका रेशियो है। तो वैन टर्फ फैक्टर अगर हम निकालें, जिसका फॉर्मूला क्या है बताइए, एन ऑब्जर्व बाई एन थेरेटिकल। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल टू इट्स थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब ये चीज़ ज़्यादा है और ये चीज़ क्या है, कम है, तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो भाई। वैन टर्फ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, किसके लिए, किसके लिए, उन सॉल्यूट के लिए जिनका क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। बोलो आ रही बात समझ। ये बात तो समझ, चाहे वो 100% डिसोसिएट करे, चाहे पार्शियली डिसोसिएट करे, एक से ज़्यादा आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आ रही बात समझ। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी हम आगे डिराइव करेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। अब यही अगर मान लीजिए हमने डिसोसिएशन तो समझ लिया है, केस 1 आपको समझाया है कौन सा, डिसोसिएशन। पूरी तरह से कैलकुलेशन किया नहीं है मैंने, कैलकुलेशन करूँगा, अभी समझा दूँ पहले। केस 2 जो है वो है, मान लीजिए एसोसिएशन होने लगा सोल्यूट पार्टिकल का, आपने सोल्यूट पार्टिकल को रखा सोल्यूशन के अंदर, अब वो जुड़ने लगे, एसोसिएट और मतलब जुड़ जाना। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप एग्जांपल लीजिए डाइमराइजेशन का, है ना। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, 2 पार्टिकल का एक होना। ट्राइमराइजेशन मतलब 3 पार्टिकल का एक हो जाना, और पॉलीमराइजेशन मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल का एक हो जाना। तो मान लीजिए हमारे पास 2 मोल कोई सोल्यूट पार्टिकल था, 2A था जी, और अल्टीमेटली मैंने कहा ये A2 में बदल गया। हो सकता है ये 100% बदल जाए, हो सकता है 100% ना भी बदले, वो डिपेंड करता है कि परसेंटेज एसोसिएशन कितना है। सवाल में दे देगा परसेंटेज एसोसिएशन, सवाल में दे देगा परसेंटेज डिसोसिएशन। हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको लगे यूजफुल पॉइंट्स वो लिख करके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं पैरेलली, जितने फॉर्मुलेज आएंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सो 2 मोल्स ऑफ A कन्वर्टिंग इनटू 1 मोल्स ऑफ A2, दिख रहा होगा। तो टाइम 0 पर मान लीजिए आपने 2 ही मोल लिए हैं, इसकी बात मान लेते हैं, रेशियो है 2:1, रेशियो है 2:1, तो 2 मोल कितने में बदला, शुरुआत में तो 0, और जब ये 2 मोल खत्म हो गया तो हमें 1 मोल मिला, मतलब 2 का 1 बन जा रहा है, 2 का क्या बन जा रहा है, 1, और यहाँ 1 से ज़्यादा बन जा रहा है, 1 का 2 बन जा रहा है, 1 का 3 बन जा रहा है, 1 का 4, और यहाँ पर ज़्यादा से कम बनेगा, यहाँ पर कम से ज़्यादा बनेगा। बोलो आ रही बात समझ। तो अल्टीमेटली टाइम t पर जब मैं ऑब्जर्व करूँगा तो ऑब्जर्व नंबर मोल्स कम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन होने लगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सोल्यूशन के अंदर घटने लगते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। यानी कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन विल बी लेसर दैन थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। बोलो थेरेटिकली आपने कितने मोल लिए हैं, कितने मोल लिए हैं थेरेटिकली, और देखने को कितने मिले हैं, मतलब ऑब्जर्व नंबर मोल्स कम हो गए। बोलो आ रही बात समझ। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि वैन टर्फ फैक्टर जिसको निकालने का फॉर्मूला है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स देख लो, थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स देख लो, इनको डिवाइड कर दो, तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ लेस देन 1, लेस देन 1। सो वैन टर्फ फैक्टर इज गोइंग टू बी लेस देन 1, लेस देन 1 फॉर व्हाट, फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन, फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन। बोलो आ रही बात समझ। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। और एक केस 3 आ सकता है, नाइदर एसोसिएशन हुआ नॉर डिसोसिएशन हुआ, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। इसका मतलब हो गया कि सर जितने आप ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स पाएंगे उतने ही जितने कि थेरेटिकली आपने रखे थे। अगर आपने 2 मोल पार्टिकल रखा तो वो टूटा नहीं मतलब 2 का ज़्यादा नहीं बना, वो जुड़ा नहीं मतलब 2 से कम नहीं बना, मतलब एग्जैक्टली 2 का 2 मोल रह गया। तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्व नंबर मोल्स और थेरेटिकल नंबर मोल दोनों बराबर है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर वैन टर्फ फैक्टर अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 1। वैन टर्फ फैक्टर 1 किसके लिए आता है, नाइदर एसोसिएशन नॉर। जनरली ये देखा गया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसके लिए देखा गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ
तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के जितने भी केस आपको नजर आएंगे मैं जब क्वेश्चंस कराने लगूँ, क्योंकि ये वेंटर फैक्टर अभी सिखा रहा हूँ ना, इसका डायरेक्ट यूज़ है सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती है, आप सब लोग पढ़े हुए हैं, 12वीं पास आउट बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इफेक्टिवली सोल्यूशन में जाके कितना है ये निकालना तो पहले पड़ेगा मेरे को, कि वो कम हो गया वो ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुआ मतलब एसोसिएशन हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में जाने के बाद बढ़ गए हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि वो क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया या। अच्छा मैंने नेचर बोला है तो इस नेचर से घबराना मत। नेचर का मतलब वो किस टाइप का फिनोमेना शो कर रहा है सोल्यूशन में जाने के बाद। वेंटर फैक्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ये बात नहीं कही जाती है कि नेचर, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट क्या कर रहा है, क्या वो टूट रहा है, क्या वो जुड़ रहा है, एसोसिएट हो रहा है, या वैसे के वैसे ही पड़ा रहा, इस पर डिपेंड करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। बोलो आ रही बात समझ है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्या क्या हो सकते हैं, बोलो। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, फ्रक्टोज, बोलो आ रही बात समझ। या कोई प्रोटीन सैंपल हो जाए या कोई जीन फ्रैगमेंट दे दे, इन पर सवाल आ जाते हैं। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। कई बार आपको सवाल में ग्लाइकॉल नज़र आएगा, आपको ग्लिसरॉल नज़र आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सबको हम लोग क्या मान के चलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के चलेंगे, इनका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं मानेंगे। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है जी। अब इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब वेंटर फैक्टर क्या है, मैं अब उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कि वेंटर फैक्टर है क्या। तो वेंटर फैक्टर कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जो हमें बता रहा है कि सोल्यूशन के अंदर रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। बोलो आ रही बात समझ, या आप कह सकते हो ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बता रहा है। क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। फ्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये रेशियो है और ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर आ जाए। ये 1.2 आएगा, 1.3 भी आएगा, 1.4 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, ऐसा आएगा। तो इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, है ना। तो आज का ये पहला पेज है, लेक्चर नंबर 1 है और तारीख है आज 'हाँ जी चलिए देखिए वेंटर फैक्टर है क्या। तो हमने बोला ठीक है ना, इट इज़ अ फैक्टर which takes into account the number of solute particles in solution, the number of solute particles कहाँ पर solution में, the number of solute particles in the solution after association or dissociation, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। बोलो आ रही बात समझ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल देता है ना। इट गिव्स द फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज भी ऐसा समझो, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो। बोलो है कि नहीं, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना। कितना फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल रह गया होगा सोल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद, इसको हम लोग कहते हैं जी वेंटर फैक्टर, ठीक है। अब वेंटर फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी भी फॉर्मूला दिया था मैंने, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स टू द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये मोल्स है या नंबर है आप कह लीजिए, बराबर ही है, क्योंकि मोल का रेशियो ही नंबर का रेशियो आता है। सही बोल रहा हूँ मैं, एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, बोलो है कि नहीं। जिसको मैं अभी क्या लिख रहा था आपके सामने, एन ऑब्जर्व्ड बाई एन थ्योरेटिकल लिख रहा था कुछ ऐसे, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल टू द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। एक बात बताओ, मास तो कभी चेंज होने से रहा। आपने 20 ग्राम अगर नमक डाल दिया सोल्यूशन के अंदर, तो 20 ग्राम बेसिकली जितना भी मोल रहा होगा वो टूटेगा कुछ Na+ में और टूटेगा कुछ Cl- में। बोलो आ रही बात। लेकिन क्या इससे मास में चेंज आ जाएगा, मैंने कहा मास में तो चेंज नहीं आएगा, गिवन मास में चेंज नहीं आएगा। तुमने 20 ग्राम रखा तो सोल्यूशन में 20 ही ग्राम होंगे। हाँ मोलर मास में चेंज आ सकता है। बोलो आ रही बात, क्योंकि मोलर मास डिपेंड करता है फॉर्मूला पर। अब फॉर्मूला में कुछ भी चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है मोलर मास में भी चेंज आएगा। बोलो आ रही बात। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अल्टीमेटली मास तो नहीं बदलता, तो हम ऑब्जर्व्ड नंबर मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, गिवन मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, गिवन मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, करेक्ट है।
और इसको कैसे लिखूंगा, गिवन मास बाई थेरेटिकल मोलर मास, चल जाएगा ऐसे भी, बोलो हाँ कि ना। क्या पता चला, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है कि थेरेटिकल मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल को डिवाइड कर दिया जाए किससे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। बोलो आ रही बात समझ, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ऊपर आ जाएगा M थेरेटिकल और नीचे आ जाएगा M ऑब्जर्व्ड। बोलो है कि नहीं। इस फॉर्मूले की पता है कब जरूरत पड़ती है, जब वो कहता है कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल के दो। ऑब्जर्व्ड को वो लोग एबनॉर्मल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, क्योंकि मोलर मास में चेंज आ गया तो ये एबनॉर्मैलिटी है ना। नॉन मोलर मास तो नॉर्मल मोलर मास है। कोई मुझसे पूछता है एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होता है, तुरंत फॉर्मूला लगाया, थेरेटिकली पता लगाया, थेरेटिकली उसका मोलर मास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो थेरेटिकल वैल्यू 60 है। ये चीज़ तो नॉर्मल है कि हाँ जी इसका मोलर मास 60 होता है। लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद अगर वो एसोसिएट कर गया तो मोलर मास बदल जाएगा, बढ़ जाएगा इनफैक्ट, और जब वो डिसोसिएट कर गया तो मोलर मास घट जाएगा। अच्छा, ये लॉजिक तो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि अगर सोल्यूट डिसोसिएट कर रहा है तो उससे एटम्स हट रहे हैं, है ना, वो टूट रहा है, बिखर रहा है, तो मोलर मास कम ही रहेगा। लेकिन अगर एसोसिएशन चल रहा है तो बहुत सारे एटम्स जुड़े जा रहे हैं, तो इससे मोलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में मोलर मास में क्या चेंज आता है, ये भी मैंने अभी हिंट दे दिया आपको। तो ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, लेकिन क्या नहीं बदल सकता है, थेरेटिकल वाली वैल्यू हम जानते हैं। आपको वेंटर फैक्टर निकालना मैं सिखा ही दूंगा। तो जिस बच्चे को वेंटर फैक्टर मिल जाएगा वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल सकता है थेरेटिकल मोलर मास को वेंटर फैक्टर से डिवाइड करके। बोलो हाँ है ना। तो काम का तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालो, तो ऑब्जर्व मोलर मास मुझे मिलेगा थेरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाई वेंटर फैक्टर से, ठीक है। बोलो है कि नहीं। और जिन बच्चों के पास थोड़ा बहुत दिमाग है वो जान रहे, अभी बात हुई थी कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है अगर, तो इसमें वेंटर फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये वाली चीज़ है ना, अगर क्या हो जाए 1 से ज़्यादा, तो बताओ M ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थेरेटिकल से। अरे बोलो भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, डिसोसिएशन में मोलर मास घटने लगता है, ये बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो एसोसिएशन में वेंटर फैक्टर ही कम हो गया, ये वाली वैल्यू 1 से कम है, तो ये बढ़ सकता है। जैसे कहीं वेंटर फैक्टर हाफ होगी, वेंटर फैक्टर कितनी होगी, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स थेरेटिकल वैल्यू हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो ज़्यादा आता है किससे, थेरेटिकल से। तो डिसोसिएशन में मोलर मास घटने लगता है जी, और एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ने लगता है। बोलो आ रही बस। और नंबर ऑफ पार्टिकल की भी बात हमने करी थी, वो सब तो हम जानते ही हैं कि ऑब्जर्व मोल्स जो होता है इसका ज़्यादा होता है किससे, थेरेटिकल मोल से। तो तीनों में कंपैरिजन रख लो। ये साइन वाइन वाले क्वेश्चन ऑप्शन में डाल करके पूछते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं वो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बोले तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और थोड़ा इस तरह से भी आप अपने दिमाग में जल्दी से इसको क्लिक करा सकते हो कि मोल्स और मोलर मास एक दूसरे के उल्टा चलते हैं भाई। तो एसोसिएशन में मोल्स घटता है तो मोलर मास बढ़ता है, डिसोसिएशन में मोल्स बढ़ने लगते हैं तो मोलर मास घटने लगता है। बोलो ऐसे भी तो अपने आप को समझा सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, इस केस में वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी थी सर, ये तो 1 थी, वेंटर फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो इसमें जब ये 1 ही है तो इसका मतलब सर इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थेरेटिकल मोलर मास दोनों बराबर ही हैं। और सर आप यूँ कह लीजिए कि ऑब्जर्व मोल्स और थेरेटिकल मोल्स दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बताइए। क्या और भी चीज़ें हैं जो यहाँ समझनी है। तो आप देखिए अभी तक मैंने क्या फॉर्मूला दिया है कि देखो वेंटर फैक्टर का फॉर्मूला ऑब्जर्व नंबर मोल्स टू द थेरेटिकल नंबर मोल्स, या वेंटर फैक्टर का फॉर्मूला थेरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बात क्लियर, ठीक है ना। और कोई और भी फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने बोला, इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। कि सोल्यूट पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा, और कम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम। तो यानी कि ये मोल्स के प्रोपोर्शनल ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वेंटर फैक्टर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थेरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रही होगी। बोलिए हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। तो आप ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो उसको ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और अगर थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर निकाल रहे हो तो उसको हम लोग थेरेटिकल। वेंटर फैक्टर इज व्हाट, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थेरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो है कि नहीं भाई, ये बात क्लियर है, जल्दी बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड कर लिया जाए।
डिसोसिएशन के वक्त ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा भाई, ज़्यादा है कि नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चढ़ के आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ गया डिसोसिएशन की वजह से, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा देखने को मिल जाए। जैसे किसी सोल्यूशन में जितना बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन आना चाहिए था, ये मानते हुए कि डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ये मानते हुए अगर हमने निकाला तो वो एक अलग वैल्यू है। और जब वो डिसोसिएट हो गया ये हम जानते हैं और तब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो वो अलग वैल्यू आ रही है। तो वो जो बाद वाली वैल्यू आएगी डिसोसिएशन मानते हुए वो ज़्यादा आएगी। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ गे ना, यही चीज़ है, समझिएगा इसको। यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। आना कुछ चाहिए था लेकिन आया उससे कम। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आनी ज़्यादा चाहिए थी, थ्योरेटिकली तो ज़्यादा होना चाहिए था, आया क्या, कम आया। एक्सपेरिमेंटली देखा तो कम आया। बोलो ठीक है ना, यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर हैं, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टेबल रहता है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, जब मैं तुम्हें वेंटर फैक्टर है ना सिखा दूंगा, अगर वेंटर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके ज़रिए मिनिमम वेंटर फैक्टर और मैक्सिमम वेंटर फैक्टर भी पढ़ लेंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम। तो आप दिमाग लगाना ज़रा, जहाँ पर तुम वेंटर फैक्टर मिनिमम रखोगे वहाँ पर ये मैक्सिमम आएगा, और अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम रख दूंगा तो ये मिनिमम आ जाएगा। बोलो आ रही बस, ठीक है ना। और डिसोसिएशन में एक बात और आपके दिमाग से ही पूछ लूँ मैं कि डिसोसिएशन का परसेंटेज जब ज़्यादा होगा तब सोल्यूशन में ज़्यादा पार्टिकल देखने को मिलेंगे, जब कम डिसोसिएट हुआ होगा तो कम ही पार्टिकल देखने को मिले। भाई डिसोसिएशन में पार्टिकल बढ़ता है ये बात तो सही है, लेकिन एक जगह एक सॉल्यूट 10% टूटा है और एक जगह एक सॉल्यूट 50% टूटा है, कहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल देखने को मिलेगा। मतलब इसका अगर अल्फ़ा बढ़ जाए, अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है वेंटर फैक्टर भी बढ़ेगा। बोलो इसका वेंटर फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। इस बात को समझ जाइए। मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इसका वेंटर फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, DOD, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये ज़्यादा है तो वेंटर फैक्टर ज़्यादा है, और वेंटर फैक्टर अगर ज़्यादा है तो अभी अभी बात हुई मोलर मास कम होगा। बोलो बोलो, अरे हाँ कि ना, इससे मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बन गया अपना। जबकि यहाँ पर बात होगी एसोसिएशन की, कितना परसेंट एसोसिएटेड है। एक जगह सल्यूट 20% एसोसिएट हुआ, एक जगह सल्यूट 80% एसोसिएट हुआ। अरे 80% एसोसिएशन का मतलब 100 में से 80 पार्टिकल आपस में जुड़ गए हैं, और 20% का मतलब 100 में से 20 ही जुड़े हैं। तो यहाँ तो कम पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं तो यहाँ कम मोलर मास बढ़ा होगा, और वहाँ 80% जुड़ गए तो वहाँ मोलर मास ज़्यादा बढ़ा होगा। हालांकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, इफेक्टिवली कम हो गया। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं, तो अगर इसका अल्फ़ा ज़्यादा है, इसका अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, वेंटर फैक्टर कम है। अरे बोलो हाँ या ना। अरे ये बात क्लिक कर रही है, दिमाग में जा रही है ये बातें, मैं क्या कह रहा हूँ। एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल कम नहीं होता है क्या? ये बात नहीं समझ आ रही तो हाथ उठा लो, मैं पूछ लूँगा तुमसे। हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका वेंटर फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के। जो लिखा वो समझ जाओगे, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ रहा था, मतलब ज़्यादा परसेंट ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ने लगे, तो फ्री पार्टिकल तो कम ही रह गया, टोटल पार्टिकल तो कम ही नजर आएगा। बोलो भाई, अकेले अकेले बैठे हुए लोग सबको अगर एक एक माने तो ज़्यादा है, पर 1-2 हो जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ 100 बच्चे बैठे हुए, 100% डाइमराइज हो गए, तो इफेक्टिवली कितने बच्चे रह गए, 50। एक डब्बे में, है ना, तुम समझो 2 मिठाई आ गई एक साथ, ठीक है ना। खैर, और पहले उनको सिंगल रखना था, एक मिठाई एक डब्बे में डालनी थी, तो ऐसे 100 नज़र आते हैं। अब तुम करो नहीं डाइमराइज कर दो, तो डाइमराइज करने का मतलब एक डब्बे में कितने रखने हैं, 2 रखने हैं, तो भाई 50 ही तो नज़र आएंगे। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैंने कहा कि 2 रख दो, मतलब ये 100% डाइमराइजेशन की बात हो गई ना। 100% मतलब 100 को डाइमराइज करो, मैंने कहा 100 को डाइमराइज करो, तो तुम क्या करोगे? डाइमराइज करने का मतलब सर कह रहे कि 2 को एक जगह रख दो, तो तुमने, है ना, 100 में से 2 को एक में रखा, तो कितने डब्बे नजर आएंगे मुझे? 50। वो उसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे तो नहीं ले जा सकते। डाइमराइज करके ही तो इससे नीचे नहीं ला सकते ना। मैंने कहा 100 को 100% डाइमराइज करो, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? एक डब्बे में 2 रख देने मेरे को, तो टोटल कितने डब्बे नजर आएंगे? 50। मैं कहूँगा इससे और कम जा सकते हो क्या? कुछ भी कर लो, इससे कम तो और नहीं जा सकते। ट्राइमराइजेशन कह देंगे तो हाँ कर लेंगे। कितने डब्बे नजर आएंगे? 33 ही नजर आएंगे। 0.33 डब्बा कहाँ से ला दोगे? अरे बस, है ना। तो अल्टीमेटली हाँ 99 को, है ना, 99 को 33 डब्बों में बांट देंगे सर, एक रह जाएगा वो अलग बात है।
तो यही कहने का मतलब होता है कि एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपको नजर आएंगे एसोसिएट होने के बाद तो कम नजर आएंगे। बोलो हाँ या ना। अब एक चीज़ और समझना, वो 100 डब्बे जो थे आपके पास, 100 मिठाइयाँ थी, तो मैंने कहा था कि इसको डायमराइज करो, तो तुमने सबको ही कर दिया, तो कितने डब्बे तक पहुँच गए? 50 तक। अब मैंने कहा कि नहीं भाई, इनमें से ना केवल 40% को डायमराइज करो। 100 थे, लेकिन मैंने कहा तो 100 का 40%, 40 को तुम डायमराइज करो, मतलब 40 के 20 डब्बे बना दिए, और 60 डब्बे तो वही पुराने वाले पड़े रह गए, तो टोटल 80 देखने को मिले ना। देखो 40% पर तुम्हें ज़्यादा डब्बे देखने को मिले, और 100% पर 50 डब्बे देखने को मिले। कुछ समझ रहे हो क्या? तो अब जैसे जैसे तुम ये डायमराइजेशन का रेशियो बढ़ाओगे, परसेंटेज बढ़ाओगे, और डायमराइज कर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होने लगेंगे? कम होने लगेंगे। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है? जल्दी बताओ, है कि नहीं? तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बढ़ने से वांटे फैक्टर कम होगा, लेकिन मोलर मास तो बढ़ता जाएगा। मोलर मास बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो यार, मोलर मास बढ़ेगा, ये बात क्लियर है क्या? अरे हाँ कि ना? डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ा तो ये क्या होगा? कम। ये उल्टा चलेगा ना? सही था। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ा, ये बढ़ा तो मोलर मास बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने पे मोलर मास बढ़ेगा। अरे इसके बढ़ने पर मोलर मास बढ़ेगा। अब तो सही है? जल्दी बोलो, अब तो सही है? फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मतलब 100% एसोसिएशन पर मैक्सिमम मोलर मास मिलना चाहिए। बोलो। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना कि 100% डिसोसिएशन पर 100%, ये 100% है, तो मोलर मास मिनिमम मिलना चाहिए। बोलो, अब तो समझ आ रही बात? अरे इन दोनों को एक दूसरे को उल्टे नहीं रखा है मैंने, मतलब ये ज़्यादा तो ये कम, और ये दोनों आमने सामने है ना, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। कोई कन्फ्यूजन मत रखना। इस तरह के छोटे छोटे लॉजिकल सवाल बनेंगे तो कई बच्चा गलत सोच लेता है इसमें। क्लियर है ये बात? हाँ कि ना? अब इससे आगे चलेंगे, फोटो ले लीजिए। क्लियर है कि कैसे हम लोग वेंटर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेंटर फैक्टर फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप सभी बच्चों को अल्फा का मतलब पता होगा। अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस सवाल में वो खुद बता देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था, अल्फा कितना था। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे बताएगा वो बताएगा परसेंट डिसोसिएशन। बोलो आ रही बस। तो परसेंट डिसोसिएशन को किससे डिवाइड कर दो? 100 से, तो आपको मिल जाएगा अल्फा। मतलब अल्फा की जो वैल्यू रही होगी, अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा होगा तो 1, 100% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है, जब वो 100% टूट जाए। अच्छा, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं 1 के बराबर होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कितना होगा? 0। नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटता नहीं है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 0। ये समझिएगा कि अगर आप कह रहे हो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना लीजिएगा? 0। वो तो टूटा ही नहीं है, सही है। और उसका वेंटर फैक्टर कितना आता है? 1, ये हम जान रहे हैं। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 0 तो नहीं आएगा। अब तुम कह रहे हो 0 नहीं आएगा तो कितना आएगा? सर 0 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा अब तुम चेक करो कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो तुम सब जानते ही हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ाया मैंने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना लिया जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा 1 लेके मानते हैं, मतलब ये 100% टूट जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल भूल गए हो तो रिकॉल करा दूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड आयनिक सॉल्ट्स। बोलो आ रही बस। ये जितने भी हैं, क्योंकि कई बार सवाल में क्या होगा ना कि इनका अल्फा देगा ही नहीं, तो वो चाहता था कि तुम जानते हो, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम जानते हो ये तो स्ट्रॉन्ग है जी, ये तो 100% टूटा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से थे याद करो? HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 और H2SO4। ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। 3 हैलो एसिड्स, है ना, एक नाइट्रिक एसिड, एक परक्लोरिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे याद कराया था? पहले ग्रुप का पहला मेटल हटा दो, लिथियम हटा दो, 4 उठा लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये हटा लिए। ये 4 रख लिए हमने। पहले ग्रुप में पहला मेटल हटाया, 4 रख दिए। दूसरे ग्रुप में शुरू के 2 हटाओ, 3 रख दो, है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम हटा के रख दो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बोलो है कि नहीं? तो ये सब के सब हमारे जो हैं क्या हैं जी?
स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब सॉल्ट, सॉल्ट तो दुनिया के कई तरीके के बनाए जा सकते हैं, NaCl, Na2SO4, Na3PO4, Na4FeCN6, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बना दिया। किसी भी तरह का सॉल्ट बना दूँ मैं, खाली सोडियम से इतने तरह के सॉल्ट बने, तो ये भी 100% टूटते हुए माने जाते हैं। अच्छा, कोई पार्टिकल 100% टूट जाए, कितने पार्टिकल देगा इसका अंदाज़ा तो है ही हमें, कि उसके फॉर्मूले से देखना है कितने कटायन और कितने अनायन आएगा। जैसे HCl H+ और Cl- में टूट सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 का 2 मिल सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 का 2, 1 का 2, 1 का, हाँ ये बच्चा 1 का 5 बना दे रहा है ना, है ना। H+ और NO3- यही तो 2 आयन्स है। हरी बात समझ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करो, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो, है ना। अच्छा, ये 1 का 2 H+ और ClO4-, और ये 1 का 3 दे देगा ये, बोलो। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इसको हम n लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे? n। ये n क्या है बाद में और समझ आएगा, तो मैं यहाँ n लिख रहा हूँ छोटा सा। n की वैल्यू क्या है? 2, n की वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू, और इधर n की वैल्यू 2, और इसकी n की वैल्यू 3। n है कि 1 मोल कोई भी कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टिकल दे पा रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पार्टिकल दे पा रहा है 1 मोल कोई भी कंपाउंड, वो n है। समझे क्या? तो आप बताओ इसका n क्या लोगे? एक Na+, एक OH- 2, इसका n क्या लोगे? K+ और OH-, इसका n क्या लोगे? इसका n, और इसका n, इसका n, और इसका n। अरे समझ तो गए, है ना। n क्या है ये समझ आने लगा सर। तो बताओ इस सॉल्ट का n क्या लोगे? एक Na+, एक Cl-, इस वाले का 2 कटायन 1 अनायन, इस वाले का 3 कटायन 1 अनायन, बोलो। इस वाले का 4 कटायन 1 अनायन। ड्रॉपर्स ने ये चैप्टर भी पढ़ ही लिया होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में, इसका नाम भी तुम लोग जानते ही होगे, है ना। नाम बताओ इल्मा, बोलो। नाम बोलो, नाम, नाम पता नहीं, है ना। बोलो ना से बोलो। बॉयज़ तुम लोग इलाका संभालो यार, चलो बोलो। हाँ, अब चुप रहो, अब इन लोगों ने बोल दिया ना, ठीक है ना। सोडियम हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट सेकंड, फेरेट सेकंड ये नाम आ रहा है इसका। खैर, इन सॉल्ट्स के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा टूट के कितने पार्टिकल दे सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की खास बात ये है ना कि जब तुम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तक जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को मिला करके सवाल बनता ही है। तो ये 2 चैप्टर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है जी। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का भी चैप्टर यहाँ पर जुड़ा होता है, कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है यहाँ पर, पहले बता के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। कंडक्टिविटी का भी लॉजिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन किए हैं उस टाइप के। बताना है कि कौन टूटेगा और कितने में टूटेगा। K3PO4 कितने में टूट सकता है? 4 में। 3 पोटेशियम 1 अनायन, फॉस्फेट अनायन, तो 4 ये वाला, 3 कटायन 2 अनायन ये वाला, 4। ये डब्बा जो है टूटेगा नहीं, डब्बा 1 यूनिट है और बाहर 3 यूनिट है, सब मिला के 4 यूनिट है। ये वाले का डब्बे का 1 यूनिट और 2 बाहर के यूनिट्स, है ना। ये वाला 1 ये 1 का 1 रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा? 1 का 1, है ना। तो बेसिकली ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो टूट भी नहीं रहा, ये सॉल्ट नहीं है, ये कोई सॉल्ट, दिस इज नॉट अ सॉल्ट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सर, ये टूट ही नहीं रहा है। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, वर्नर थ्योरी में इन सबको पढ़ा होगा, बोलो है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको क्या रिकॉल करा दिया है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको अल्फा क्या लेके चलना है जी? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा मुझे लेके चलना है 1, और अल्फा 1 होगा तो हम आगे सीखेंगे कि वैन टफ फैक्टर n के बराबर ही आ जाता है, वैन टफ फैक्टर n के बराबर। मैं नोट करके लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी दे दूंगा आगे, ठीक है ना। ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, SE मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अल्फा इज कितना? 1 एंड आयोटा इज कितना? n के बराबर। बस ये आगे आ जाएगा अपने आप ही। तो कल को मेरे सामने ये वाले सॉल्ट पर कोई सवाल बना रहा है और कह रहा है परसेंट डिसोसिएशन नहीं दे रहा, कह रहा है कि बताओ कि इसका वैन टफ फैक्टर क्या है, 5 टिक करके आ जाना है। अरे बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। इस वाले का वैन टफ फैक्टर क्या है? 5, इस वाले का वैन टफ फैक्टर क्या है? 4, है ना। जिनको पता है फॉर्मूला, जिनको पता है वो जान रहे हैं मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, 1 + n - 1 अल्फा। मैं इसी फॉर्मूले की बात करूँ जो आपके सामने अभी थोड़ी देर में डिराइव भी हो जाएगा। तो 1 + n - 1 अल्फा में अल्फा को 1 रख दो, देख लो जादू क्या हो जा रहा है।
1 माइनस 1 खत्म हो जा रहा है, n आ जा रहा है। बोलो आ रही बात समझ? तो बच्चे को वो n का मतलब ही तो पता होना चाहिए। n का मतलब है 1 मोल ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम कितने पार्टिकल देगा। कम से कम भी क्यों ऐड कर दिया मैंने डेफिनेशन में? क्योंकि जब डिसोसिएशन चल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मिल सकता है वो n है, और एसोसिएशन चल रहा हो तो कम से कम जो मिल सकता है वो n है। अरे बोलो आ रही बात समझ? है कि नहीं? ध्यान रखेंगे जी। खैर मैंने बात कर ली किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। क्या होते हैं? So now talking about weak electrolytes. If you have weak electrolytes, देखो ये टॉपिक बार बार घूम के आता है, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। एक बार कहाँ पढ़ा? इलेक्ट्रो में, अभी कहाँ पढ़ो? सोल्यूशन में, और कहाँ पढ़ोगे? आयनिक में। बिना भाई इन्हीं टॉपिक, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट ये टॉपिक है, तो बच्चे के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हाँ जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है लेस देन 1 होता है, लेस देन, हाँ, और 1 से ज़्यादा तो होगा, सॉरी 1 से कम होगा, और 0 से ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। एग्जैक्टली 1 किन के लिए होता है? स्ट्रॉन्ग के लिए। बोलो भाई भाषा। तो ये जो पूरा रेंज है ना, ये रेंज ऑफ अल्फ़ा जो है ना, ये किसका है? ये वीक का है। स्ट्रॉन्ग के लिए एक यहाँ पर इक्वालिटी भी लगा लो कि उसके बराबर जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट तो 0 के बराबर नहीं जा सकता है, 1 के बराबर जा सकता है। बोलो हाँ या ना? अरे बात समझ आने लगी, जल्दी बताओ। 1 के बराबर क्यों कर दिया? स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है। 0 के बराबर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी हो जाता। बोलो आ रही बात समझ? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 ही कैटेगरीज होते हैं, जानते होगे, वीक एसिड्स और वीक बेस। बोलो आ रही बात समझ? अच्छा, कई बार इन स्ट्रॉन्ग के साथ भी क्वेश्चन बनाता है, ये मानते हुए कि ना जी ये 100% टूटा हुआ नहीं था। जैसे कोई कहेगा, आगे तुमसे सवाल बनेगा, कैलकुलेट करो वांटे फैक्टर Na3PO4 का कितना है अगर ये 90% डिसोसिएट हुआ है तो। अब वो अलग बात है कि जो स्ट्रॉन्ग तुम कह रहे हो वो तुम सॉल्वेंट वाटर मानते हुए कह रहे हो, तो सॉल्वेंट को बदलने से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में चेंज आता है। व्हेन यू चेंज द सॉल्वेंट, हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग है वो पानी में तो स्ट्रॉन्ग था, किसी और सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग नहीं है। बोलो आ रही बात समझ? खैर, तो वीक एसिड्स की बात करेंगे, W है। हाँ जी, वीक एसिड्स कौन होंगे? सर ये जो आपने 6 लिखवा दिए ना, इनके अलावा कुछ भी नजर आए तो मेरे लिए वो वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HF है ना, वहाँ पर HCl HBr HI तो है, HNO3 है, HNO2 रख दो, है ना, नाइट्रस एसिड, वो वीक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर HClO4 है तो क्लोरिक एसिड HClO3 रख दो, क्लोरस एसिड HClO2 रख दो, HOCl रख दो, हाइपोक्लोरस एसिड। बोलो आ रही बात समझ? नेक्स्ट अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर, तो सल्फ्यूरस एसिड रख दो, H2SO3, है ना। ऑर्गेनिक एसिड कोई से भी उठा लो, एसिडिक एसिड उठा लो, फॉर्मिक एसिड उठाओ, बेंजोइक एसिड C6H5COH। क्या ये बात समझ आ रही? बोलो है कि नहीं? इसके अलावा HCN रख सकते हो, H2S रख सकते हो, और 3 फेमस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका दूसरा नाम है फॉस्फेनिक, इसका नाम है फॉस्फोनिक, भूलना नहीं है। बोलो आ रही बात समझ? H3PO2 वाटर डाइजोडियम सॉल्ट से बेंजीन बनाता है। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना, याद आ रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब इनका N भी निकाल लेते हैं। N मतलब कि ये अगर पूरा टूट जाता तो कितने पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा दे पाता, ये N है जी। तो ये अगर पूरा टूट जाएगा तो कितना देगा? ये अगर पूरा टूट जाएगा तो, ये अगर पूरा टूट जाएगा तो, और ये भी पूरा टूट जाए तो, और ये भी पूरा टूट जाए तो, अरे एसिड है तो H+ हटा करके बाकी सब देख लो। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। ये पूरा टूट जाए तो, ये टूट जाए तो, सारे हाइड्रोजन गायब कर दिया बच्चों ने। अरे भाई ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो एक H+ देगा, एक एसिटेट आयन देगा। तो N की वैल्यू इसकी भी 2, N की वैल्यू इसकी भी, इसकी भी, इसकी, इसकी, और इस वाले की 4 4 4 कौन कह रहा है भैया? 3। टोटल ऑक्सीजन -1 है ना, इस वाले का। अच्छा हम N लिख रहे हैं, सॉरी N लिख रहे हैं हम, टोटल आयन लिख रहे हैं। 3 H+ है और एक अनायन है, इसका 3 हो जाएगा, और इसका एक H+ देगा। ये मोनोप्रोटिक एसिड है, एक H+ तो देगा। अरे एक H+ देगा तो एक अनायन रहेगा, 2 H+ देगा तो एक अनायन रहेगा। कुछ याद आ रहा है इनके बारे में? इनके बारे में हमने सीखा हुआ है, बेसिसिटी जो इनकी होती है, जो N फैक्टर सिखाया था, अरे ये टॉपिक वहाँ पर भी आया है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी आया हुआ है। बोलो है कि नहीं? सब भूलने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। अब वीक बेस, और तुम बात भी मान लेते हो, वीक बेस। हाँ जी, वीक बेस कौन से? सर पहले ग्रुप में जो आपने हटाया था उसको बुला लीजिए यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ लिथियम हाइड्रोक्साइड की। अगले ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम हटा दिया तो उनको बुला लो, BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। बोलो कह दूँ, है कि नहीं? और एल्यूमिनियम की बात नहीं हुई थी, है ना। मोस्ट कॉमनली तो जो आपको वीक बेस नज़र आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
याद करो, इनका हमने लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनाया था, इनका वाला कैसा होता था, हाइपरबॉलिक, बोलो है कि नहीं, और वही स्ट्रॉन्ग वाले का लीनियरली डिक्रीजिंग, हगल डिवाई ऑन सांजर इक्वेशन, ये फॉलो कर देते हैं, ये फॉलो नहीं कर देते हैं, सब याद आ रहा है क्या, है ना। सेम कॉन्सेंट्रेशन पर इनका लैम्डा एम नॉट ज़्यादा होगा और इनका लैम्डा एम नॉट कम होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन पर। आ रही बात समझ, ये ध्यान रखने की बात है। खैर ठीक है ना, तो इनका भी एन लिखवा दो मुझसे ज़रा, है ना। शुभ, एन की वैल्यू कितने देगा ये, बेस है, बेस क्या देता है, OH माइनस, इसको अलग कर दो, और Li प्लस मिल के कितने हो गए 2। अगला बताओ, 2OH माइनस 1 कटायन, ये बताओ 2OH माइनस 1 कटायन, इसका बताओ 3OH माइनस 1 कटायन, इसका बताओ 1 कटायन NH4 प्लस 1 अनायन OH माइनस। समझो, ध्यान से समझो, बोलो आगे बात। एन देखना आ गया, क्योंकि इस टॉपिक में वांटर फैक्टर कैलकुलेशन में जिसको एन नहीं देखना आ रहा है वो तो कभी वांटर फैक्टर सही निकाल ही नहीं सकता है, चाहे उसको फॉर्मूला कितना भी ढंग से सिखा दिया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे, एक बार फोटो बनता है अपना, लो भाई। और भी तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो पढ़ते वक्त, और कुछ, और कहीं एडिट करना है करो, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई की बात कर लो, है ना। अब मान लीजिए हमारे पास AB टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, AB मतलब बाइनरी कंपाउंड है, ये बाइनरी मतलब ये 2 आयन दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये टूटा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% टूटा, जितना परसेंट भी टूटा, टूटने के बाद ये कितना, एक पार्टिकल देगा A प्लस और एक पार्टिकल देगा, इसकी N की वैल्यू कितनी लेंगे 2। N का मतलब 100% टूटता तो कितने पार्टिकल देता। अब सबको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा, जिसका मतलब आपने लिखा था परसेंट डिसोसिएशन बाई 100, हाँ ये तो एक फॉर्मूला है ही कि जितना परसेंट टूटेगा उसको 100 से डिवाइड कर दो अल्फ़ा मिलेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो लेस देन 1 आ ही रही है, 0.8, 0.7, 0.6। तो एक बात बताओ, 0.6 का मतलब क्या है, 60% केवल टूटा था, है ना। अल्फ़ा 0.8 का मतलब 80%, मतलब अगर शुरुआत में मैंने इसका A0 मोल्स लिया है और मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा जो है 80% है, तो मतलब इसमें से केवल 80% जो डिसोसिएट कर गया, 20% रह गया। तो अंत में कितना बचा रहेगा, 0.2 टाइम्स A0, और ये कितना बन गया 0.8 टाइम्स A0, और ये कितना बन गया 0.8 टाइम्स A0। तो लिखने को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, 0.8 टाइम्स A0 ये बना, 0.8 टाइम्स A0 ये बना, 0.2 टाइम्स A0 ये रह गया। अल्फ़ा कितना था अपना, 0.8 ही था, अल्फ़ा कितना था, तो ये क्या है, अल्फ़ा ही है। बोलो, ये भी क्या है, A0 इंटू अल्फ़ा ही है, और ये क्या है, A0 में से A0 अल्फ़ा घटा दीजिए सर, बोलो है कि नहीं। एक तो ऐसे भी समझने वाला समझ जाएगा, वरना एक्चुअली में क्या होता है कि अल्फ़ा हमें बताता है कि एक मोल में से कितना मोल खर्च हो जाएगा। अल्फ़ा इज द मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, पर मोल्स ऑफ द, एक मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल खर्च हो गया वो अल्फ़ा है। तो अगर एक मोल होता तो कितना खर्च होता, अल्फ़ा। अरे अगर ये A0 की जगह तुम क्या रख दो 1, क्या रख दो 1, तो एक मोल में से कितना खर्च होता है, अल्फ़ा। दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, 1 में से 1 माइनस अल्फ़ा रह गया, मतलब कितना खर्च हो गया, अल्फ़ा खर्च हो गया, तो अल्फ़ा बन गया, अल्फ़ा बन गया। अरे बोलो हाँ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा बताता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, अपॉन मतलब मोल्स टेकन, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन या इनिशियल मोल्स। ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ से देखो मोल्स कितना डिसोसिएट होगा, इसका एक फॉर्मूला आ गया, मोल्स डिसोसिएटेड विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स इनिशियल मोल्स, मतलब A0 अल्फ़ा। ये बात तो क्लियर है, बोलो अरे है कि नहीं। तो अब हमेशा ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको लिखना आना चाहिए। ये सिर्फ इस चैप्टर में लिख नहीं रहा है, आगे हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही लिख करके चल रहे होंगे। बोलो आगे बात समझ। तो अब यहाँ पर आप बताएंगे मुझे, शुरुआत में आपके पास कितने मोल्स थे A0, और बाद में, है ना, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुँची या जितना परसेंट भी ये टूट गया उसके बाद कितने रह गए, तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो मतलब सर n थेरेटिकल जो आपने लिया है वो कितना लिया, A0, एंड n ऑब्जर्व्ड जो आपने किया है वो है दिस प्लस दिस प्लस दिस, विच मीन्स A0 प्लस A0 अल्फ़ा। जल्दी बोलो, अरे ध्यान दो इधर, ये सब जोड़ो, तो माइनस A0 अल्फ़ा से प्लस A0 अल्फ़ा खत्म, रह जाएगा A0 प्लस A0 अल्फ़ा। बोलो हाँ या ना, जगह नहीं आ रहा है समझ। ये बताओ ये कितना लिखा मैंने, A0। तो ये स्टेप हर बार फिक्स है, ध्यान रखो। A0 है तो A0 में से कितना हटा देना है, A0 अल्फ़ा हटा देना है। ये अगर A0 अल्फ़ा इसका कम हुआ तो इसके एक मोल से एक मोल बन रहा, तो अगर A0 अल्फ़ा कम हुआ तो ये A0 अल्फ़ा बना भी होगा, एक से एक बन रहा
तो इसकी कुछ वैल्यू रही होगी ना, कुछ वैल्यू रही होगी, ए नॉट अल्फा की कुछ वैल्यू रही होगी, मान लो 0.2 रही होगी। तो ये अगर 0.2 कम होगा तो ये भी कितना बनेगा 0.2, क्योंकि 1 कम होगा तो 1 बनेगा, 0.2 कम होगा तो 0.2 बनेगा। ये तो स्टोइकियोमेट्री है। बोलो आ रही बात समझ। अल्टीमेटली अगर ये भी नहीं समझ आ रहा सकी तो एक ही चीज़ है जो लास्ट में भी डिराइव होगा वही याद रखना है, क्योंकि तुम वैंटर फैक्टर निकालना सीख रहे हो। हालांकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इक्विलिब्रियम में, तो अभी से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ से वैंटर फैक्टर निकालो, वही फॉर्मूला लगा करके, एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन थेरेटिकल, ऑब्जर्व मोल्स बाई थेरेटिकल मोल्स। ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं, ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई क्या, बोलो, है ना, ये दिख रहा है, ए नॉट कॉमन हो गया तो 1 प्लस अल्फा आ गया, ए नॉट से ए नॉट उड़ गया, तो इसके वैंटर फैक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया 1 प्लस अल्फा। वैंटर फैक्टर का इसका जनरल फॉर्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा। किस कंपाउंड का, जो ए बी टाइप का कंपाउंड है। अगर ए बी टाइप का कंपाउंड टूटेगा तो उसका वैंटर फैक्टर का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस अल्फा। बोलो आगे बात समझ। अब जरूरी है कि केवल ए बी टाइप का कंपाउंड हो, हमारे पास ए बी 2 टाइप का कंपाउंड हो सकता है। अब ये ए बी 2 कैसे टूटेगा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी बैठेंगे जो ये तोड़ नहीं पाएंगे। ये टोटल कितने पार्टिकल देगा, पर दिन तुम भी पीछे ही बैठ रहे हो, कितने पार्टिकल देगा 3, है ना, जिसमें से एक होगा कटायन, 2 होगा अनायन, एक कटायन 2 अनायन। तो कटायन पर कितना पॉजिटिव लगा दूँ, 2 पॉजिटिव, और 2 अनायन पर कितना नेगेटिव लगा दूँ, 1 नेगेटिव। जल्दी बोलो हाँ के ना। ये तो हो गया भाई टर्नरी सॉल्ट। क्या हो गया, टर्नरी। अगर मान लो अपने पास AB3 टाइप का सॉल्ट है, ये कैसे टूटेगा, एक कटायन 3 प्लस चार्ज का और 3 अनायन -1 चार्ज का। सुना होगा ये इसका चार्ज होता है, ये इसका चार्ज होता है। अरे इतना तो आता होगा, बचपन में कराया गया है। ये जो नीचे लिखा है इसका चार्ज है, ये जो नीचे लिखा है इसका चार्ज है, हाँ कि ना। और टोटल ए कितने दिख रहे हैं, 1, टोटल बी कितने दिख रहे हैं, तो उधर 3 से मल्टीप्लाई करके चलना पड़ रहा है। बोलो ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमारे पास हो सकता था A2B3 टाइप का सॉल्ट। अब ये कितने पार्टिकल दे सकता है, 5, 2 कटायन 3 अनायन, तो 2 कटायन देगा 3 अनायन देगा। अब अनायन और कटायन का चार्ज क्या रहेगा, कटायन पर तो 3 पॉजिटिव और अनायन पर तो 2 नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। अरे बात समझ आने लगी। हाँ तो अब n की वैल्यू बताओ ज़रा, इसके n की टोटल वैल्यू कितनी है 3, बोलो, इसके n की टोटल वैल्यू कितनी है और इसके n की टोटल वैल्यू कितनी है 5। अब यही जो अभी डिराइव कर रहा था मैं, वही तुम्हें डिराइव फिर से करना है। मान लो ये ए नॉट मोल है, अब उधर नहीं समझ आता सकी, अब देखो सब में सेम चलेगा। तो इसके ए नॉट में से कितना खत्म होगा, ए नॉट अल्फा। इसका भी अगर मैंने कितना लिया था ए नॉट, तो कितना खर्च हो जाएगा, ए नॉट में से जाएगा ए नॉट अल्फा। अगर इसका भी मैंने कितना मोल लिया है तो ए नॉट में से जाएगा कितना, ये स्टेप तो फिक्स ही है भाई, है ना, 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल कुछ भी ले लो। अब ये अगर ए नॉट अल्फा गया है तो शुरू में तो ये नहीं थे, शुरू में ये भी नहीं थे और ये वाले आयंस भी नहीं थे। तो खैर अगर इसका 1 मोल घटा तो इसका 1 मोल बना होगा, क्योंकि 1:1 है। ए नॉट अल्फा घट गया तो ए नॉट अल्फा बन गया, लेकिन इसका रेशियो क्या है 1:2 है, तो इसका तो 2 टाइम्स ए नॉट अल्फा बना होगा। बोलो, इसके 1 से 1 बनता है तो इसके ए नॉट अल्फा से ए नॉट अल्फा बनेगा, इसके 1 से 3 बनता है तो ये 3 ए नॉट अल्फा बना होगा। ये सब लिखना आ रहा है, जल्दी बताओ। इसका अगर 1 मोल घटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा, तो इसका ए नॉट अल्फा घटेगा तो इसका 2 ए नॉट अल्फा बनेगा, इसका 3 ए नॉट अल्फा बनेगा। जल्दी बोल दो हाँ के ना। तो ये कम से कम आपको लिखना आना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब अपने को करना है क्या जी, ऑब्जर्व मोल्स और थेरेटिकल मोल्स देखना है। थेरेटिकल मोल्स कितने हैं, ए नॉट, है ना। ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं, सब जोड़ दो। अरे ऑब्जर्व मोल्स, ऑब्जर्व करो ये भी और ये भी, ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस ए नॉट अल्फा प्लस 2 ए नॉट अल्फा। नहीं आया ना समझ। अब कोई कह रहा है मैं ये भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तो अब क्या सिखाऊँ तुम्हें भाई। माइनस ए नॉट अल्फा और प्लस ए नॉट अल्फा खत्म हो जाएंगे और रह जाएगा 2 ए नॉट अल्फा। यहाँ पर एन थेरेटिकल मोल्स कितने हैं, ए नॉट, एंड ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं जल्दी बताओ। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 3 5, 5 में से गया 1 4, तो ये हो गया ए नॉट प्लस ए नॉट 4 ए नॉट अल्फा। बोल दो है कि नहीं। वहाँ क्या आ रहा है चेक कर लो। थेरेटिकल मोल्स कितने हैं, ए नॉट, एंड ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये खत्म, ए नॉट प्लस, आसान है। अब देखो एन थेरेटिकल और एन ऑब्जर्व आप लोग जान रहे हो, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वैंटर फैक्टर। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे ए नॉट कॉमन हो जाएगा और ये ए नॉट को उड़ा देगा, अल्टीमेटली रह जाएगा 1 + 2 अल्फा, ये फाइनल वैल्यू है। बोलो, यहाँ पर अगर इन दोनों को डिवाइड करें, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो वैंटर फैक्टर का फॉर्मूला आ रहा है 1 + 4 अल्फा। बोलोगे तो है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो इसका वैंटर फैक्टर कितना जाएगा, ए नॉट से ए नॉट गायब हो जाएगा, 1 + 3 अल्फा। क्या कोई रिलेशन मिल गया, जनरल सी बात मिल गई है। यस सर। सर यहाँ एन की वैल्यू 4 है तो यहाँ 3 अल्फा आया है। सर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 अल्फा आया, यहाँ 5 है तो यहाँ
जितने मैक्सिमम पार्टिकल देगा उससे एक कम अल्फा, और एक से एक में जोड़ दो, ये जनरल फॉर्मूला है 1 + n-1 अल्फा, 1 + n-1 अल्फा। बात समझ आने लगी, डिराइव कर दिया है, समझ आ गई ये बातें। रटना कम है और रटेंगे भी तो समझ के। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो ये कितना है 1 + अल्फा है। बात क्लियर है क्या? अब जनरलाइज करता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। इन जनरल ये बताइए कि अगर आपके पास ax और by टाइप का कोई सॉल्ट है तो ये है ना, x मोल तो कटायन देगा, y मोल तो अनायन देगा, सही बात है। x मोल कटायन और कटायन पर चार्ज, अनायन पर चार्ज, बोलो है कि नहीं। इनिशियली कितने मोल्स लिए गए हैं, और ये a0 में से रह गया a0 अल्फा, a0 माइनस a0 अल्फा रह गया, a0 अल्फा ख़त्म हो गया, तो ये x टाइम्स ऑफ a0 अल्फा, y टाइम्स ऑफ a0 अल्फा। ये भी नहीं आया समझ भैया, यहाँ 2 लिखा था तो 2 a0 अल्फा, वहाँ x लिखा तो x a0 अल्फा, यहाँ 3 लिखा तो 3 a0 अल्फा, यहाँ y लिखा है तो y a0 अल्फा। बात समझ आने लगी है। इन सब को जोड़ दो भाई। तो अगर मैं n थेरेटिकल लिखूँ तो सर वो तो है a0, ऑब्जर्व्ड मोस्ट जोड़ते हैं ज़रा, a0 माइनस a0 अल्फा प्लस x प्लस y टाइम्स a0 अल्फा। बोलो, ये और ये जुड़ेगा तो ऐसे जोड़ दिया, इनको साथ ले आओ। a0, इन सब में देखो क्या कॉमन निकाला जा सकता है, पहले और दूसरे टर्म में a0 अल्फा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, और यहाँ क्या है प्लस का साइन बोलो है कि नहीं, अरे हाँ या ना। इसको भी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, a0 इन सब में सब कॉमन ले रहा हूँ, a0 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूँ, तो a0 कॉमन ले लूँगा तो रह जाएगा यहाँ पर 1, a0 इंटू 1 a0 आ गया, प्लस ये आ गया इसका ऑब्जर्व नंबर मोल्स। क्या आ गया? ऑब्जर्व नंबर मोल्स। अब निकाल दो वैन फैक्टर, कौन से फॉर्मूले से? ऑब्जर्व नंबर मोल्स अपॉन थेरेटिकल नंबर मोल्स, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। थेरेटिकली है a0, ऑब्जर्व में भी a0, a0 से a0 गायब, मिल जाएगा 1 + x + y माइनस 1 अल्फा। ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ PYQ है, ये जनरल सा फॉर्मूला 1 + x + y माइनस 1 इंटू अल्फा। बोलो बात समझ आने लगी, हाँ या ना। जहाँ पर x + y क्या है, अरे ये x + y क्या है, यही तो n है, अरे यही तो n है। n क्या था इसका, बोलना n क्या था, 1 + 2 3, n क्या था इसका 2 + 3 5। तो भैया यहाँ पर n क्या है, x + y, मतलब इस पूरे चीज़ को हम n लिख सकते हैं, बोलो है कि नहीं। तो इन जनरल हमारा एक फॉर्मूला बन गया, यही इंपॉर्टेंट भी है कि फॉर डिसोसिएशन द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैन डर फैक्टर इज 1 + n-1 अल्फा। बस इतना। इस फॉर्मूले में तो दो बातें क्लियर हो जा रही हैं कि जब अल्फा 0 है, मतलब जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वैन डर फैक्टर 1 है। चेक कर लो, अल्फा को तुम 0 पुट कर दो तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वैन डर फैक्टर 1 होता है, ठीक है ना। और जब वो 100% टूट जाए, जब वो 100% टूट जाए, अल्फा को 1 रख दो तो 1 - 1 खत्म हो जाएगा, n आ जाएगा। जैसे इसका वैन डर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, 1 + अल्फा, 100% टूटेगा तो अल्फा 1 मानेंगे, 100% टूटेगा तो अल्फा रखो 1 रखो 2 आ जाएगा, जो कि इसके n के बराबर है। 1 + 2 अल्फा, 100% टूट जाएगा, ये वाला सॉल्ट 100% टूट जाए तो अल्फा को रख दो 1 तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर अल्फा को 1 रख दे तो 5 आ जाएगा। बात क्लियर है, जल्दी बताइए। डिराइव हो चुका है। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैन डर फैक्टर इज 1 + n-1 अल्फा। कंसेप्ट क्लियर है, चलिए। अल्फा बढ़ेगा तो 1 में कुछ जुड़ेगा तो वैन डर फैक्टर भी तो बढ़ेगा। अरे चेक कर लो ना, चल यहाँ 0.2 रखते हैं 20% पर, 0.2 पर 1.8 आ रहा है 0.2 पर, चलो 0.5 रख दो, 3 आ गया। 0.5 रखो तो 4 का 0.5 मतलब 2, 1 + 2 3, कितना आ गया 3 आ गया। तो अभी कितना आया था 1.2, अभी कितना आ गया 3 आ गया। तो अल्फा बढ़ा रहा हूँ तो वैन डर फैक्टर बढ़ रहा है, यही तो पहले लिखवाया था, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था नीचे, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बढ़ने से अल्फा बढ़ता है, और अल्फा बढ़ता है तो मोलर मास घटता है। बात क्लियर है, अरे बोल दो, ध्यान रखने की बात है ना। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम भी हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। ज़रा देखना कि हमने ये देखा है कि आपका जनरल फॉर्मूला था 1 + n-1 अल्फा, यह आया था डिसोसिएशन के वक्त। सो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि, है ना, ये किस टाइप का फॉर्मूला आया था। फॉर एग्जांपल अपना वैन डर फैक्टर का फॉर्मूला आया था 1 + अल्फा, 1 + 2 अल्फा, 1 + 3 अल्फा, कुछ ऐसा फॉर्मूला आ रहा था, 1 + 4 अल्फा, इस तरह का कोई फॉर्मूला आ रहा था, है ना। इन सभी में दिख रहा है
कि अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्लस है, कोएफिशिएंट प्लस में है, अल्फा का कोएफिशिएंट प्लस में है, ठीक है ना। तो मतलब DOD अगर बढ़ा तो अल्फा तो वांडर फैक्टर बढ़ा, DOD बढ़ा तो वांडर फैक्टर बढ़ा, और वांडर फैक्टर बढ़ता है तो मोलर मास घटता है, क्योंकि ऑब्जर्व मोलर मास जो होता है, ऑब्जर्व मोलर मास थ्योरेटिकल बाई वांडर फैक्टर होता है, थ्योरेटिकल बाई वांडर फैक्टर होता है। याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या? वांडर फैक्टर नीचे नहीं होता है, नहीं याद आया? आ गया। ऑब्जर्व मोलर मास है थ्योरेटिकल मोलर मास बाई वांडर फैक्टर। तो वांडर फैक्टर जब बढ़ने लगेगा तो मोलर मास कम होने लगेगा। तो ये तो मैंने पहले लिखवाया था कि डिसोसिएशन में मोलर मास घटेगा। बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर दो बात कर सकते हैं, अल्फा मिनिमम होगा तो वांडर फैक्टर मिनिमम होगा, अल्फा मैक्सिमम होगा तो वांडर फैक्टर मैक्सिमम होगा। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उस वक्त वांडर फैक्टर की वैल्यू 1 आ सकती है। जल्दी बोलो, बोलो ना। और उस वक्त थ्योरेटिकल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास की जो वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल के बराबर आ रही होगी। ये केस समझ आया? जल्दी बताओ, अरे बोलो यार। अब तुम्हारा अल्फा बढ़ने लगा बढ़ करके एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा। क्या है मैक्सिमम वैल्यू? हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि 0 हो जाए, इक्वालिटी नहीं लगा सकते, रेंज ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रोलाइट का कभी अल्फा 0 क्यों? वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का होता है। बोलो हाँ या ना? फिर भी रेंज निकालने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्फा मैक्सिमम होगा तो वांडर फैक्टर भी मैक्सिमम होगा। चलो बताओ वांडर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू। अल्फा को यहाँ 1 कर दो, 1 + n - 1 × 1, 1 - 1 खत्म n। आयोडा की मैक्सिमम वैल्यू n आती है, वही तो हम बात कर रहे थे अभी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर इसका आयोटा आएगा तो 3 आएगा, इसका जो आयोटा मैक्सिमम आएगा वो 5 आएगा, n के बराबर आएगा। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जर्व मोलर मास मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व मोलर मास क्या हो जाएगा? मिनिमम, है ना। ये इधर क्या था? ये मैक्सिमम था। इधर क्या आएगा? ये मिनिमम आएगा। अरे बोलो भैया, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? m/mm थ्योरेटिकल मोलर मास बाई n, थ्योरेटिकल मोलर मास बाई n। समझे क्या? ये क्यों बताया मैंने? अब डिसोसिएशन के लिए, है ना, फॉर डिसोसिएशन आप ये लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा होगा तो अब कोई पूछे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वांडर फैक्टर, तो रेंज ऑफ वांडर फैक्टर कितना रहेगा? तो वांडर फैक्टर का रेंज रहेगा, बोलो, रेंज ऑफ वांडर फैक्टर रहेगा, बोलो कितना? कहाँ से कहाँ तक? 1 से n तक। तो हमारा वांडर फैक्टर जो रहेगा n से कम 1 से ज़्यादा, यहाँ बराबर लगा सकते हम लोग। जब वो 100% टूट जाए तो इक्वालिटी वहाँ लाई जा सकती है, यहाँ नहीं लाई जा सकती। बोलो है कि नहीं? और रेंज ऑफ मोलर मास, मोलर मास का रेंज बताओ। मिनिमम से मैक्सिमम तक जाओ तो जो इसका मोलर मास रहा होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास रहा होगा, कितना रहोगा? बोलो। m थ्योरेटिकल और m थ्योरेटिकल बाई n, इक्वालिटी यहाँ लगाई जा सकती है, वहाँ नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी टूटा तो मोलर मास घट गया होगा। बोलो आ रही बात समझ? ये ध्यान रखेंगे, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब डिसोसिएशन का केस अगर आपको बिल्कुल ढंग से समझ आ गया है तो एसोसिएशन टफ नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वांडर फैक्टर फॉर एसोसिएशन। हाँ जी, एसोसिएशन में क्या करना होता है अपने को? एसोसिएशन में जैसे है ना, आपको बोला था पॉलीमराइजेशन, है ना, तो चलो पहले ही पॉलीमराइजेशन का करते हैं, या चलो पहले डाइमराइजेशन ही देख लो, स्टेप बाय स्टेप ही चलो, है ना। डाइमराइजेशन, भाई डाइमराइजेशन में क्या सिखाया मैंने? 2 का 1 होना, 2 मोल्स ऑफ A थोड़ा बहुत जुड़ गए और जुड़ करके A2 में बदल गए। बोलो आ रही बस में? ज़रूरी नहीं कि 100% जुड़ गए हों, ज़रूरी नहीं कि 100% जुड़े हों, जितना भी परसेंट जुड़े होंगे हम अल्फ़ा मान लेते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। लेट अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स नाउ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो कि परसेंटेज एसोसिएशन बाई 100 से मिल जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे मिलेगा जल्दी बताओ? परसेंटेज एसोसिएशन बाई 100। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब अगर इसी एग्जाम्पल को पहले मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, चल जाएगा? बोलो। अरे ऐसे भी चल जाएगा, जल्दी बोलो। अगर 2 मोल 1 मोल में बदल रहा तो 1 मोल आधे मोल में बदल रहा है। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। देखो n जो मैंने वहाँ लिखा था, n जो वहाँ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो n था कि अगर रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 है तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम कोएफिशिएंट कितना आया, यही था ना।
जैसे ए बी मैक्सिमम 1+1 दे सकता है, ए का डायन ए का डायन, AB2 मैक्सिमम 1+2 दे सकता है 3। यहाँ पर जब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो कितना आ रहा है हाफ, ये इसका n हो सकता है, ये इसका n हो सकता है। यहाँ पर n होगा मिनिमम से मिनिमम एक पार्टिकल कितने में जा सकता है। अगर यहाँ पर मुझसे परिभाषा पूछोगे सर यहाँ का n क्या बता रहा है, यहाँ का n बता रहा है कि एक मोल मिनिमम से मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, इसलिए कहते हैं वांटर फैक्टर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हाफ आ सकती है डाइमराइजेशन में। ये फॉर्मूले से भी मैं साबित कर दूंगा। आना कुछ समझ आ रहा है ना। अब इसमें समझते हैं, अगर इसका हमने कितना मोल लिया है A0, तो A0 मोल में से A0 अल्फ़ा एसोसिएट कर गया, बोलो कितने मोल से एसोसिएट कर गया, इसके एक से आधा बनता है, तो A0 अल्फ़ा से भी उसका आधा बना होगा। इसका अगर x कम होगा तो ये x/2 बनेगा, इसका 2x कम होगा तो ये x बनेगा, जितना कम होगा उसका आधा बनेगा। अरे बोलो यार, यस सर, ये लिखना आ रहा है तो कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। फटाफट बताओ थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं A0, ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं A0 माइनस A0 अल्फ़ा प्लस A0 अल्फ़ा बाई 2, ये जितना उसका आधा, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस में रह जाएगा, A0 माइनस A0 अल्फ़ा बाई 2, यानी कि सर A0 कॉमन ले लीजिए और लिख लीजिए इसको 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, यह है n ऑब्जर्व्ड। सो वांटर फैक्टर का फॉर्मूला n ऑब्जर्व्ड बाई n थ्योरेटिकल होता है। n ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कहाँ है, यहाँ है ये वाली, A0 से A0 खत्म, फॉर्मूला आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। लो भाई डाइमराइजेशन में वांटर फैक्टर का फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है इस बार, पहले प्लस, अल्फ़ा का कोएफिशिएंट पहले प्लस था, अब अल्फ़ा का कोएफिशिएंट माइनस है, यानी अल्फ़ा के बढ़ने से वांटर फैक्टर घटता है, अल्फ़ा के बढ़ने से। तो अल्फ़ा बढ़ा दो, मैक्सिमम पे बढ़ा दो, तो अल्फ़ा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1, रख दो 1, तो देखो आयोटा मिनिमम आ गया 1/2। अरे आ गया, वही तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इसका वांटर फैक्टर मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, 1/2 तक जा सकता है डाइमराइजेशन में। बात करते हैं ट्राइमराइजेशन की। डाइमराइजेशन का एक एग्जाम्पल पॉपुलर है जो कल लिखूंगा मैं, आज के लेक्चर में नहीं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल को बेंजीन में रखने पर वो डाइमराइज कर जाते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सुना होगा ये सब, है ना। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या फिनॉल ले लो, इनको बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दो, तो बेंजीन सॉल्वेंट में ये अपने आप डाइमराइज होने लगते हैं। रीज़न सर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है। बोलो बात समझ आएगा। अब ट्राइमराइजेशन देखते हैं। ट्राइमराइजेशन का मतलब 3 का 1 होना, तो 3 मोल्स ऑफ A3 में बदला, यानी कि आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ A 1/3 मोल ऑफ A3 में बदला। तो इस बार इसके n की वैल्यू क्या है 1/3, या मिनिमम वांटर फैक्टर दे रहा है, मिनिमम वांटर फैक्टर इसका 1/3, पहले मैक्सिमम वांटर फैक्टर मिल रहा था आपको, बोलो हाँ है ना। खैर तो यहाँ पर इसका अगर A0 मोल है तो A0 में से चला गया कितना A0 अल्फ़ा, तो ये कितना बना 1/3 टाइम्स A0 अल्फ़ा, बोल दो है ना, बोलो भाई, लिखने पढ़ने वाले लग रहा थक गए हैं, है ना। कॉपी बंद करो भाई, टाइम हो रहा है अब। n थ्योरेटिकल कितना है A0, n ऑब्जर्व की वैल्यू कितना है ये प्लस ये, है ना, A0 माइनस 2 A0 अल्फ़ा बाई 3। अब कोई बोलेगा यहाँ से यहाँ ये कैसा है, मैथ्स, सिंपल मैथ्स, है ना, जोड़ घटाव है, ठीक है ना। A0 अल्फ़ा कॉमन ले लेना, आ जाएगा ये। अब अगर हम लोग गलत तो नहीं कर दिया मैंने, चेक कर लेना प्लीज़, सही है। n ऑब्जर्व बाई n थ्योरेटिकल, इनमें से क्या कॉमन निकालना है भाई A0 को कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 3, फिर से माइनस के साथ कोएफिशिएंट आया है, फिर से आया ना माइनस के साथ। अरे बोलो भाई, माइनस के साथ आने का मतलब अल्फ़ा बढ़ेगा तो वांटर फैक्टर घटेगा। बोलो बात क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक काम कर लेंगे आप लोग। पेज नंबर क्या है ये, ठीक है। वांटर फैक्टर का टॉपिक खत्म, कल मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ, शुरू करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी।